वेलकम टू मेक श्योर। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग जहां मुगल के समय का बिहार देख रहे थे, तो हम लोग अकबर को समाप्त कर चुके थे और अकबर के बाद अकबर के समय में जितने भी मनसबदार हुए उन सभी के बारे में भी चर्चा कर चुके थे। तो आज के क्लास में हम लोग मेनली किसके बारे में देखेंगे? जहांगीर के बारे में देखेंगे। तो जहांगीर के समय का बिहार के बारे में चर्चा करते हैं। जहांगीर के समय का बिहार, तो जहांगीर के समय के बिहार के बारे में चर्चा करते हैं शुरू। देखिए, यदि बात की जाए जहांगीर के समय के बिहार के बारे में, तो चीज़ों को आपको क्या करना है, समझना है। क्या समझना है कि अकबर की मृत्यु होती है। तो अकबर की मृत्यु कब होती है? तो ये होती है 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में बात करेंगे, 25 अक्टूबर की रात होती है। तो 25 अक्टूबर की रात कह लीजिए या 26 अक्टूबर का सुबह कह लीजिए। तो आप कह लीजिए कि 16 की 5 को जो है 25 अक्टूबर की रात को जो है इसका निधन होता है। कह सकते हैं 26 भी वो स्टार्ट हो गया था, 26 तारीख भी हो गया था। तो उस समय के रात में जो है अकबर की मृत्यु होती है। उसके बाद अकबर की मृत्यु के बाद जो सलीम उसे बहुत परेशान कर रहा था, शहजादा सलीम, तो उसका होता है राज्याभिषेक। तो अकबर का राज्याभिषेक होता है कि इसके 3 दिन बाद 29 अक्टूबर को 1605 में होता है। 1605 में सलीम का क्या होता है? सलीम का होता है राज्याभिषेक। अब देखिए सलीम के राज्याभिषेक की कहानी। यदि बात करेंगे राज्याभिषेक की कहानी सलीम की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सलीम का जो राज्याभिषेक हुआ वो सलीम के नाम से नहीं हुआ, वो हुआ किसके नाम से? जहांगीर के नाम से। यदि बात की जाए तो उसने जो है जहांगीर के नाम से सत्ता को संभाला। तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्या? जहांगीर के समय का बिहार पढ़ रहे हैं। यदि बात की जाए तो जहांगीर ने एक उपाधि धारण की थी, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी का। तो क्या किसकी उपाधि धारण की थी? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। बात करते हैं इसकी उपाधि इसने क्या कर ली थी? धारण की थी जहांगीर ने। अब ये उपाधि जब जहांगीर ने धारण किया तो गाजी का मतलब क्या होता है, ये समझना क्या है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यदि बात करते हैं कि गाजी का मतलब सर क्या होगा, तो गाजी का मतलब होता है काफिरों का नाश करने वाला। क्या होता है? काफिरों का नाश करने वाला, नाश या समाप्ति करने वाला। तो इस नाम से जो है जहांगीर ने क्या किया? सत्ता को संभाला। अब जहांगीर के समय जो है बिहार में की क्या स्थिति थी उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बिहार की स्थिति को समझते हैं। यदि बात करते हैं, जहांगीर बना अब सुल्तान। जब जहांगीर सुल्तान बना तो उसने जो है बिहार के सूबेदार थे आसिफ खां। तो हम बताए थे आपको कल के क्लास में कि आसिफ खां जो थे वो अकबर के समय के लास्ट क्या थे? मनसबदार नियुक्त हुए थे। अब क्या है कि जहांगीर तो अकबर का विरोध हमेशा कर रहा था, तो आसिफ खां को वहां से हटाना चाहता था। तो अब देखिए, ये आसिफ खां को यहां से हटाया। आसिफ खां को जो है बिहार से बोला कि आसिफ खां तुम यहां से क्या करो, जाओ। तो इसके जगह पे जो है बाज बहादुर को क्या बनाया? बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। तो बिहार का सूबेदार जो है आसिफ खां की यहाँ से समाप्ति होती है बिहार से, और कौन सूबेदार बनता है? बिहार का सूबेदार जहांगीर के समय में सबसे पहले बाज बहादुर बनता है। तो बाज बहादुर को बनाता है सूबेदार। अब बाज बहादुर के बाद के कहानी को समझिएगा। देखिए, बाज बहादुर के सूबेदार नियुक्त होता है। अब बात करते हैं कि जहांगीर के समय हो क्या रहा था। खड़गपुर के राजा थे, बात करेंगे खड़गपुर मुंगेर के जो राजा थे वो थे संग्राम सिंह। तो संग्राम सिंह के बारे में जानिएगा कि संग्राम सिंह ने जो है वो क्या किया? जो खड़गपुर के राजा थे, इन्होंने क्या किया कि विद्रोह कर दिया कि अब ऐसे नहीं चलेगा। अब क्या कर दिया? इन्होंने विद्रोह किया। तो संग्राम सिंह ने जब विद्रोह किया तो उसके आगे की कहानी ऐसी है कि उस पे जो है खड़ग सिंह को क्या कर दिया गया? मुगलों के द्वारा हराया गया।
गया। तो खड़ग सिंह जब विद्रोह किया तो एक युद्ध हुआ, उसमें क्या हो गया, संग्राम सिंह जो है, खड़गपुर के संग्राम सिंह जो है वो क्या हुए, खड़गपुर कह सकते हैं, मुंगेर कह सकते हैं, तो खड़गपुर के जो है बात करेंगे, या मुंगेर के जो संग्राम सिंह थे, राजा संग्राम सिंह, इनकी हुई ये हार, युद्ध हुआ, युद्ध में ये हार गए। अब ये हार गए तो इनके जो है क्षेत्र पे किसका कब्जा हो गया, मुगलों का कब्जा हो गया। तो मुगल जो है इसके क्षेत्र पे जो है वो क्या कर लेते हैं, मुगल क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। अब चीजों को समझना है इसके आगे। देखिए जहांगीर के समय में और क्या था, देखिए यदि बात की जाए बाज बहादुर की, तो बाज बहादुर की बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बाज बहादुर की यदि हम लोग चर्चा करते हैं तो बाज बहादुर के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। बाज बहादुर ने जो है दरभंगा में जो है एक शाही मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ये जो है दरभंगा में जो है क्या करवाया, शाही मस्जिद का निर्माण करवाया। अच्छा, शाही मस्जिद का निर्माण करवाया, सिर्फ का निर्माण करवाया नहीं, इसने एक और निर्माण करवाया, और बोलेंगे एक जो है सराय का निर्माण करवाया, जो आज की जगह पे नूर सराय के नाम से जाना जाता है। तो एक सराय का निर्माण करवाया, बात करेंगे नूर सराय, क्या है ये, नूर सराय। तो इसका क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया था। ये दोनों निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, बाज बहादुर के द्वारा करवाया गया। अब चीजों को समझिएगा, जो सूबेदार बाज बहादुर हुए, बात करेंगे नूर सराय जो है वो मेहरू निशा कि बंगाल से दिल्ली जाने के रास्ते के बीच में जो है वो दरभंगा में दरभंगा में जब नूर सराय ठहरी थी, ये जब बंगाल से दिल्ली जा रही थी। देखिए चीज़ों को समझिएगा, यहाँ जो है नूर जहाँ, या कह सकते हैं मेहरू नशा, तो मेहरू निशा जो है वो क्या कर रही थी, ट्रेवल कर रही थी। और ये कहाँ से कहाँ जा रही थी, ये बंगाल टू, बात करेंगे बंगाल टू दिल्ली सफ़र कर रही थी। और इसी क्रम में जो है नूर सराय को इसलिए बनवाया गया कि ये जो है यहाँ आके ठहरे। तो मेहरू निशा के ठहरने के लिए बनवाया गया था क्या, नूर सराय को। इन चीज़ों को समझना है। इनको नूर सराय को मेहरू निशा को नूर जहाँ के रूप में भी जाना जाता है। तो ये नूर जहाँ लिखा रहे या मेहरू निशा लिखा रहे, ये दोनों बात बराबर होती है। अब बात करते हैं बाज बहादुर की। तो बाज बहादुर को जहांगीर ने जो है जहांगीर कुली खां की उपाधि दी थी। तो इसको जो बाज बहादुर को उपाधि मिला था, और उपाधि क्या था, जहांगीर कुली खां की उपाधि दी थी। ये आपको किसके बारे में, खां की उपाधि दी गई थी। और ये उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, ये उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा। ये आपको जहांगीर के बाज बहादुर के बारे में पता होना चाहिए। अब बात होती है क्या कि बाज बहादुर को जो है बिहार से भेज दिया जाता है, कहाँ, बंगाल। कि बाज बहादुर ऐसा करो, तुम बिहार से कहाँ चले जाओ, बंगाल चले जाओ। तो इनका सफर स्टार्ट होता है और बिहार टू कहाँ चलते हैं, ट्रांसफर होता है। बिहार से कहाँ ट्रांसफर होता है, बिहार से कहाँ, बंगाल की तरफ। अब बात करते हैं बिहार की सूबेदारी जो है वो खाली हो गई। अब यहाँ इंपॉर्टेंट होता है कि बिहार का सूबेदारी खाली हो गया, तो बिहार में किसे सूबेदार बनाया गया। तो बिहार में जो है सूबेदार के रूप में जो है वो किसे नियुक्त किया गया, इस्लाम खां को नियुक्त किया गया। इस्लाम खां जो है वो क्या हुआ, बिहार का बना सूबेदार। अब चीजों को समझिएगा, यहाँ बाज बहादुर बंगाल के सूबेदार बनाए जाते हैं और इस्लाम खां को जो है वो बना दिया जाता है बिहार का सूबेदार। अब इस्लाम खां को यहाँ से बंगाल भेजा जाता है, कब, 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में भेजा जाता है। अब समझिएगा, इस्लाम खां को 1608 में जो है वो क्या बनाया जाता है, बंगाल का सूबेदार बनाया जाता है, बंगाल का सूबेदार। तो बोलेंगे हम लोग क्या, सूबेदार बोलेंगे हम लोग क्या, कि ये जो सूबेदार है बिहार का सूबेदार बना 1607 में, और 1608 ईस्वी में कहाँ का सूबेदार बन गया, ये बंगाल का सूबेदार बन गया। अब बात करते हैं इस्लाम खां के बारे में। तो इस्लाम खां के बारे में कुछ चर्चा यहाँ से कर ली जाती है। देखिए यदि बात करेंगे हम लोग इस्लाम खां के बारे में, तो ये समझ लीजिए, इस्लाम खां के बाद जो है अबुल फजल का पुत्र जो था अब्दुल रहमान या अफजल खां, वो क्या होता है, बिहार का सूबेदार बनता है। तब ये बंगाल चला जाता है, तो बिहार का पद फिर खाली, और बिहार जो है, बिहार का सूबेदार कौन बनता है, अफजल खां बनता है। अफजल खां, कहीं कहीं इसका नाम क्या लिखा,
मिलेगा अब्दुल रहमान, तो अब्दुल रहमान भी लिखा हुआ मिलेगा, तो समझिएगा अफजल खां का ही नाम है अब्दुल रहमान। अब चीज़ों को समझने की कोशिश यहाँ से की जाए। क्या कोशिश की जाए भैया कि अफजल खां जो है वो जब बिहार का सूबेदार बनता है तो ये अफजल खां किसका पुत्र था? ये अफजल खां जो है अबुल फजल का पुत्र था। और अबुल फजल के बारे में कल के क्लास में हम लोग चर्चा किए थे। यदि बात की जाए अबुल फजल का ये पुत्र था, अबुल फजल का पुत्र कौन था? तो बोलेंगे अफजल खां था। अब अफजल खां के बारे में बात की जाती है तो 1612 ईस्वी तक, ये 1608 में इस्लाम खां बनाया गया था बंगाल का सूबेदार, उस समय अफजल खां बनेगा बिहार का। अब 1612 तक जो है ये सूबेदार बना रहा कौन? अफजल खां। तो अफजल खां के बारे में कहा जाता है कि ये सूबेदार 1612 ईस्वी तक बना रहा। अब बात की जाती है यहाँ इंपॉर्टेंट क्या होता है अफजल खां के कार्यकाल में, इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंपॉर्टेंट ये होता है कि एक कुतुब नामक क्या था, एक फकीर था, और उसने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया था, और जिसे इसके द्वारा दबाया गया था। तो इसके ही शासन काल में क्या हुआ था? कुतुब ने क्या किया था? कुतुब नामक फकीर ने क्या किया था? विद्रोह किया था। क्या किया था? विद्रोह किया गया था इसके द्वारा। ये चीजें जो है आपको समझ में आना चाहिए। अब 1612 ईस्वी तक रहा, और 1613 में इसकी क्या हो जाती है? अब अफजल खां की 1613 में हो जाती है मृत्यु। अब 1613 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब 1613 में जब इसकी मृत्यु होती है तो इसके बाद जो है बिहार का सूबेदार कौन बनता है? इसके बाद जफर खां को बिहार का सूबेदार बनाया जाता है। तो चीजों को यहां से समझिएगा। अब फिर बिहार की सत्ता खाली, और बिहार की सत्ता जब यहां खाली हुई तो बना जफर खां। जफर खां जो है वो क्या बन गया? सूबेदार बिहार का बन गया। अब सूबेदार बना कौन? जफर खां बन गया। अब चीज़ों को यहाँ से क्या करना है आपको समझना है कि जब जफर खां जो है यहाँ से सूबेदार बनता है बिहार का, तो जफर खान ने जो है वो 1614 ईस्वी में क्या किया? पटना के गुजरी में जो है एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो 1614 में जो है वो क्या किया? पटना में जो है एक जगह है पटना के गुजरी में जो है वो क्या करवाया? मस्जिद का निर्माण। ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अब इसके बाद की कहानी देखते हैं। बात करते हैं इसके आगे की कहानी को। तो आगे की कहानी के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि संग्राम सिंह जो था, जिसका युद्ध हुआ था किसके साथ? बाज बहादुर के साथ, और उस समय संग्राम सिंह हार गया था। तो संग्राम सिंह का पुत्र था। तो संग्राम सिंह का पुत्र जो है, बात करते हैं तो हम लोग संग्राम सिंह के बारे में पढ़ रहे थे, तो संग्राम सिंह के पुत्र के बारे में जान लीजिए कि संग्राम सिंह का पुत्र जो है वो क्या कर लिया था? इस्लाम धर्म को मान लिया था। और इसे जो है इस्लाम धर्म जब माना तो इसको जो है खड़गपुर जो है वो वापस लौटा दिया गया था। खड़गपुर इसको दे दिया गया था। ये आपको संग्राम सिंह के पुत्र के बारे में पता होना चाहिए, ये हमसे छूट गया था। चलते हैं आगे कुछ और देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं ये कि बात करते हैं किसके बारे में। 1615 ईस्वी का समय आता है। कब का समय आता है? 1615 ईस्वी का समय आता है। 1615 ईस्वी में क्या होता है कि नूरजहां का भाई है, नूरजहां का भाई। तो नूरजहां का भाई बात करेंगे। नूरजहां का भाई कौन है? इब्राहिम खां। और इब्राहिम खां को जो है ये क्या बना दिया जाता है? बिहार का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। अब इसके आगे जो चीजों को समझिएगा। देखिए, यदि बात करते हैं तो जहांगीर ने जो है इब्राहिम खां को जो है वो कहाँ भेजा? छोटा नागपुर भेजा। और यहाँ चीज़ों को समझिएगा, इब्राहिम खां को कहाँ भेजा गया जहांगीर के द्वारा? छोटा नागपुर या कहीं कहीं कोकरह लिखा हुआ मिलेगा। छोटा नागपुर, कल के डेट में हम आपको कल के छोटा नागपुर, और यदि कल के क्लास में हम आपको बताए थे इसे कोकरा के नाम से भी जाना जाता था। तो इन चीज़ों को समझिएगा। इब्राहिम खां को जो है छोटा नागपुर में शंख नदी में मिलने वाले जो हीरा के खादान थे उस खादान पर कब्जा करने के लिए, और नागवंशी राजा थे दुर्जन साल, तो इससे जो है माल गुजारी करने के लिए भेजा गया था। तो इब्राहिम खान का मेन काम क्या था कि यहाँ जो है शंख जो है
शंख जो मिलता था नदी में उस पर कब्जा करने के लिए, शंख नदी में जो है बात करेंगे हीरा के खदान पे, हीरा खदान पे कब्जा करने के लिए, और इसके किसके लिए भेजा गया था, दुर्जन साल के लिए। तो दुर्जन साल जो है वो नागवंशी राजा थे, दुर्जन साल से जो है वो मालगुजारी वसूल करना था, मालगुजारी वसूल करना था, मालगुजारी वसूली के लिए इन्हें भेजा गया था। तो ये चीजें आपको समझना होगा यहाँ पे। तो ये दो चीज थे, दुर्जन खान नागवंश से संबंध रखते थे, ये चीजें आप जान लीजिए यहाँ पे। अब चीजें यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। देखिए इब्राहिम खां जब पहुंचा छोटा नागपुर, तो ये जो नागवंशी राजा दुर्जन साल थे, तो इनको हराया और इनको जो है जो क्या किया, ग्वालियर ले गया, और ग्वालियर के किले में क्या कर दिया, नजरबंद कर दिया। तो ये जो है जब युद्ध हुआ किसके बीच में, इब्राहिम खां वर्सेस क्या हुआ, दुर्जन साल। तो ये आपको दुर्जन साल जो है इसमें क्या हो गए, हार गए। और इनके साथ साथ इनके परिवार को भी क्या कर दिया, परिवार भी इनके साथ जो है वो क्या हो गए, किलेबंदी हो गया। इसका जो है ग्वालियर के किले में जो है नजरबंदी कर दिया गया। तो ग्वालियर के किले में इन्हें, ग्वालियर के किले में जो है इन्हें नजरबंद किया, किले में जो है इन्हें क्या किया गया, नजरबंद। ये आपको नजरबंद किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ जो है लगभग इसका परिवार के साथ दुर्जन शाह जो है 12 वर्ष तक जो है यहाँ पे क्या रहे थे, ग्वालियर के किले में नजरबंद रहे थे। अब चीज़ों को यहाँ से समझना है कि इसका उल्लेख जो है कहाँ मिला है। इसका उल्लेख जो है तुजुके जहांगीरी के दूसरे भाग में मिला है। तो जहांगीर की आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी। तो इसके दूसरे भाग में जो है ये आपको उल्लेख देखने को मिला है। तो ये अकॉर्डिंग टू क्या बोलेंगे, जहांगीर आत्मकथा ये आपको लिखा गया है। तो ये चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए। तब 1615 की बात खत्म होती है। अब क्या करता है, बार बार क्या कर रहा था, बिहार के सूबेदार को कहाँ भेजा जा रहा था, बंगाल भेजा जा रहा था। तो इस बार भी कुछ ऐसी कहानी हुई। और 1617 ईस्वी में क्या होता है, इब्राहिम खां को बोला जाता है कि ऐसा करो, तुम अब क्या कर दो, बंगाल का सूबेदार बन जाओ। तो इसे बंगाल का सूबेदार बनाया गया। अब चीज़ों को सूबेदार बनाया गया। और इसके जगह पे जो है मिर्जा अजीज कोका का पुत्र था जहांगीर कुली खां, इसको बनाया गया था इसको बनाया गया था बिहार का सूबेदार। तो फिर बंगाल का ये सूबेदार बना, तो बिहार का सूबेदार कौन बना, तो हम बोलेंगे जहांगीर कुली खां को जो है ये आपको कुली खां को जो है आपको क्या बनाया गया, ये बिहार की सूबेदारी मिली। और 1617 ईस्वी में और 1618 तक जो है ये यहाँ पे रहा। अब बात करते हैं 1618 में क्या चेंजेज हुआ। 1618 में ये चेंजेज हुआ कि 1618 में फिर मुकरब खां को जो है, बात करेंगे किसकी, मुकरब खां को जो है वो क्या बना दिया, बिहार का सूबेदार बनाया गया। बिहार का सूबेदार जो है किसे बनाया गया, मुकरब खां को बनाया गया। अब यहाँ से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से समझना क्या है, जो 1618 ईस्वी में मुकरब खां बना था, तो इसके शासनकाल में जो है पुर्तगाली और अंग्रेज ये दोनों क्या करने लगे, बिहार में व्यापार करने लगे। पुर्तगाली और अंग्रेज जो हैं ये बिहार पहुंच गए और व्यापार करने के लिए शुरुआत किए, व्यापार करना जो है शुरू किए। किसके कार्यकाल में, जहांगीर के कार्यकाल में। अब बात करते हैं 1620 ईस्वी की। 1620 ईस्वी की कहानी ऐसी है कि पटना जो है वो एक अंग्रेजी व्यापारी आया और उसका नाम था रॉबर्ट ह्यूज। तो रॉबर्ट ह्यूज जो है 1620 में जो है रॉबर्ट ह्यूज जो है ये पटना पहुंचा और ये जो है एक चिट्ठी लिखा। रॉबर्ट ह्यूज पटना पहुंचा और ये अंग्रेज था। कौन था, अंग्रेज था, पुर्तगाली नहीं था, ये अंग्रेज था। अब बात करते हैं, ये लिखा, जब से मैं पटना आया हूँ, बात करेंगे सूबेदार मुकरब
खां हमें देखकर बहुत खुश है। उन्होंने अब बात की जाए, उन्होंने ये जानने की कोशिश की हम अपने साथ क्या क्या लाए हैं। ये लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया? रॉबर्ट ह्यूज के द्वारा लिखा गया। यदि बात की जाती है तो यहाँ जो है रॉबर्ट ह्यूज जब मिलता है जाके मुकरब खां से, तो मुकरब खां जब ये लिखता है कि वह ये जानने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या क्या लेके आया है, तो उसने क्या किया, कुछ गिफ्ट दे दिया। क्या गिफ्ट दिया? तलवार दे दिया। तलवार के अलावा क्या दे दिया? शीशा दिया, दर्पण दिया। दर्पण दिया, उसके बाद क्या दिया कि पर्दा पे जो फोटो बना हुआ रहता है, तो चित्रमय जो है पर्दे को उपहार में दिया, और बहुत सारे उपहार को दिया। अब बात करते हैं 1620 ईस्वी की कहानी खत्म होती है। अब बात करते हैं, आता है कि अब 1621 ईस्वी आता है। 1621 में जो है जहांगीर का पुत्र था परवेज, तो परवेज को क्या बनाया गया? सूबेदार बनाया गया। परवेज को बनाया गया क्या? सूबेदार बिहार का। तो सूबेदार ये बना, सूबेदार कहाँ का बना? बिहार का। और परवेज कौन था भैया? ये जहांगीर का पुत्र था। कौन था? जहांगीर का पुत्र था, जहांगीर का पुत्र। और बात की जाए तो उसके बाद जब ये बिहार का सूबेदार बना, तो परवेज ऐसा सूबेदार बना कि इस समय जब जहांगीर देखा कि हम अपने पुत्र को बना दिए हैं बिहार की सूबेदारी, तो ये जो है हमारे कंट्रोल में है। उसके बाद जो है ये सूबेदारी का पद जो है वो किसके लिए हो गया कि मुगल का ही कोई बेटा जो है, मुगल के वंश का ही कोई शहजादा जो है वो क्या बनेगा? सूबेदार बनेगा। ये यहाँ से क्या होने लगा? शुरू हो गया। तो यहाँ से जो है बात कर रहे हैं शहजादों के लिए जो है ये पद क्या कर दिया गया? शहजादों के लिए आरक्षित कर दिया गया। जैसे आज के डेट में ये क्षेत्र आरक्षित है ओबीसी के लिए, ये ईबीसी के लिए, ये एससी के लिए, ये एसटी के लिए। ऐसा होता है लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन में। उसी तरीका से उस समय क्या किया? सूबेदारी को क्या कर दिया गया? आरक्षित कर दिया गया। अब बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। परवेज जो है, परवेज की सहायता के लिए जो है मुखलिस खां को जो है दीवान, और शेर खां और इफ्तार खां को फौजदार के रूप में नियुक्त किया गया। तो तीन की नियुक्ति हुई कि भैया ये तो शहजादा है, तो कुछ लोग इसके साथ रहेंगे तब काम करेगा। तो एक 3 नाम याद रखना है आपको। सबसे पहला मुखलिस खां, दूसरा किसका नाम याद रखना है? शेर खां, और तीसरा किसका नाम याद रखना है आपको? तीसरा नाम शेर खां के साथ इफ्तार खां का नाम याद रखना है। इफ्तार खां, इसका नाम याद रखना है। अब इन दोनों को जो है क्या बनाया गया? फौजदार बनाया गया, फौजदार बनाया गया। और मुखलिस खां को क्या बनाया गया? दीवान के रूप में नियुक्त किया गया। अब चीज़ों को यहाँ से क्या करना है आपको समझना है। देखिए बात करते हैं जो परवेज थे, परवेज का एक अधिकारी जो था नजर बहादुर, इसने जो है पटना में जो है पत्थर की मस्जिद का निर्माण किया था। तो आज के डेट में जब जाइएगा एनआईटी से आगे पटना में, तो वहाँ पे मिलेगा आपको पत्थर की मस्जिद। तो यहाँ पे क्या है, इसका जो एक अधिकारी था, अधिकारी का नाम नजर बहादुर, और नजर बहादुर ने जो है वो क्या करवाया भैया? इसने जो है क्या करवाया? इसने करवाया पत्थर की मस्जिद का निर्माण, पत्थर की मस्जिद का निर्माण करवाया। और ये कहाँ करवाया? पटना में करवाया, पटना में करवाया गया ये निर्माण। ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब बात करते हैं पटना में क्या हो गया? पत्थर की मस्जिद का निर्माण हो गया। देखिए कुछ चीज़ें हम आपको बोले थे। देखिए पटना सिटी में पहले हम बताएं कि गुजरी में जो है वो बनवाया गया था मस्जिद। तो गुजरी में जो है मासूम खां के द्वारा बनवाया गया मस्जिद जो है वो सूबेदार परवेज के काल में ही बनकर क्या हुआ था? तैयार हुआ था। तो आपको हम जो बोले थे उस समय कि गुजरी में मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, तो ये जो है बन के तैयार हुआ परवेज खां के शासनकाल में। तो बोलेंगे गुजरी का जो मस्जिद है वो किसके शासनकाल में बना? इसके परवेज के इसके शासनकाल में बना, शासन काल में बना। ये आपको पता होना चाहिए। अब बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए परवेज खां ने जो है वो क्या किया? परवेज खां की जब कहानी हम पढ़ेंगे तो आपको ये परवेज के बारे में पता होना चाहिए कि ये जो परवेज है इसके बारे में ये जान लीजिए, इसने अपने नाम पर जो है वो गंगा नदी के किनारे जो है परवेजाबाद नामक क्या बसाया था? नगर बसाया था। तो ये जो है परवेजाबाद नामक नगर बसाया था। बाद नामक नगर का
नगर को बसाया गया था और जिसका नाम बाद में जाके क्या कहलाने लगा, पहलेजा। पहलेजा, तो पहलेजा परवेजाबाद जो है वो क्या कहा जाने लगा, पहलेजा कहा जाने लगा। ये था परवेजाबाद की कहानी। अब कुछ चीज़ों को समझिएगा। 1621 के आगे हम लोग का बढ़ते हैं। चलिए 1621 के आगे की कहानी हम लोग देखना शुरू करते हैं। देखिए 1621 से आगे बढ़िएगा तो 1622 से 24 के बीच में आइएगा। तो 1622 से 24 के बीच में जो है वो शहजादा थे एक मुगल वंश के, खुर्रम। इनका जो है इनके शासन के दौरान जो है विद्रोह हुआ। और बात करते हैं खुर्रम की आज के डेट में। खुर्रम की जब बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, खुर्रम जो है वो पटना में बात करेंगे। पटना में जो है वो रोहतास को क्या किया, पटना और रोहतास को जो है वो क्या किया था, इसको परवेज के जो अधिकारी थे उनसे क्या कर लिया था, खुर्रम छीन लिया था। तो खुर्रम का क्या हुआ, विद्रोह हुआ और खुर्रम का विद्रोह में जो है पटना और रोहतास को क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। अब बात करते हैं इसी समय के जगदीशपुर के उज्जैनिया राजा नारायण मल ने जो है बिहिया में खुर्रम का क्या कर लिया, स्वागत कर दिया। तो जगदीशपुर के उज्जैनिया राजा थे नारायण मल जो है इससे खुश हुए और बिहिया एक जगह है बिहार में, तो बिहिया में जो है आरा के आसपास है, बिहिया में जो है वो खुर्रम का स्वागत किया, खुर्रम का स्वागत किया। अब चीज़ों को समझिएगा, स्वागत किया गया। खुर्रम और परवेज के बीच अब क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। और ये युद्ध होता है खुर्रम वर्सेस क्या होता है, खुर्रम वर्सेस परवेज। तो चलते हैं खुर्रम वर्सेस परवेज के बारे में जान लेते हैं। खुर्रम वर्सेस परवेज होता है। खुर्रम वर्सेस परवेज जहाँ पे होता है परवेज, वहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब ये खुर्रम वर्सेस परवेज होता है तो ये होता है बहादुरपुर के निकट जो है टॉस नदी। तो टॉस नदी के किनारे क्या होता है, युद्ध होता है जिसमें खुर्रम क्या होता है, हार जाता है। तो ये होता है टॉस नदी के किनारे होता है। और ये कहाँ है, बहादुरपुर के आसपास है। और यहाँ जो होता है क्या होता है, युद्ध होता है। टॉस नदी के तट पर जो है युद्ध होता है। अब चीज़ों को इसमें समझिएगा, खुर्रम इस युद्ध में क्या हो जाता है, हार जाता है। अब बात करते हैं खुर्रम की। तो खुर्रम जो है यहाँ से जो है रोहतास से क्या करता है, रोहतास में जो है अपने परिवार को क्या कर देता है, सुरक्षित रखकर जो है खुद क्या होता है, पटना से होते हुए कहाँ पहुँच जाता है, अकबर नगर पर चला जाता है। तो खुर्रम जो है अब क्या करता है, परिवार को छोड़ देता है। परिवार को तो रोहतास में छोड़ता है और खुद जो है वो क्या कहाँ चल जाता है, अकबर नगर। पटना से होते हुए कहाँ निकलता है, ये अकबर नगर निकलता है, अकबर नगर। अब चीज़ों को यहाँ से हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा आप समझना है। क्या समझना है कि कुछ समय बाद क्या होता है, खुर्रम और जहांगीर के बीच में क्या हो जाता है, सुलह हो जाता है। क्योंकि एक ही शहजादा था ये भैया, तो खुर्रम और जहांगीर के बीच में क्या होता है, सलाह हो जाता है। और जहांगीर जो है बात करते हैं 1624 ईस्वी में जो है वो परवेज की जगह पे क्या करता है, मिर्जा सफवी को जो है वो बिहार का सूबेदार बनाया जाता है। तो परवेज की जगह कौन लेता है, उसके बाद परवेज की जगह लेते हैं मिर्जा सफवी। तो मिर्जा सफवी जो है वो क्या बनता है, सूबेदार बनता है। अब बात करते हैं मिर्जा सफवी जब सूबेदार बनता है तो इसके बाद के बारे में समझते हैं। देखिए बात करते हैं, मिर्जा सफवी का पुत्र था मिर्जा मुराद। तो इसको जो है पटना भेजा और बात किया जाओ मिर्जा, इसके बाद जो है किसको पटना भेजा गया, मिर्जा मुराद को जो है वो पटना भेजा गया। और मिर्जा मुराद को पटना भेजा गया और बोला गया 40,000 पेंशन, 40,000 क्या दिया जाएगा, पेंशन। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो मिर्जा सफवी के जगह फिर मिर्जा मुराद जो है वो पटना आता है। अब चीज़ों को यहाँ समझिए, मिर्जा मुराद के बारे में क्या समझना है। मिर्जा मुराद के बारे में ये समझना है कि मिर्जा मुराद ने जो है वो पटना में गंगा नदी के किनारे जो है एक हवेली क्या किया था, बनवाया था। और बात करते हैं
यहाँ जो है पटना में जो है गंगा नदी के किनारे जो है एक हवेली का निर्माण करवाया गया था। और बात करते हैं पटना अस्पताल के निकट जो है उसका मकबरा है और उसके नाम पर जो है मुरादपुर मोहल्ला है आज भी। तो मुरादपुर मोहल्ला उसी के नाम पे है, मुरादपुर जो है पटना में, और एक क्या है उसका मकबरा भी कहाँ है, मकबरा भी कहाँ है, पटना में ही है। तो ये आपको पटना के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद कहते हैं कि मिर्जा सफवी जो थे वो बात की जाएगी, ये अंतिम सूबेदार थे। मिर्जा सफवी जो है ये अंतिम सूबेदार थे। किसके अंतिम सूबेदार? अच्छा, पूरा नाम देख लीजिए इसका। हाँ चलिए, तो बात करते हैं किसके बारे में, मिर्जा रुस्तम सफवी जो है ये कौन थे, जहांगीर के अंतिम सूबेदार थे, जहांगीर के समय के अंतिम सूबेदार। तो ये था जहांगीर का काल। तो जहांगीर के काल को हम लोग आज के क्लास में ख़त्म करते हैं और कल के क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, शाहजहां के काल के बारे में। तो शाहजहां के समय के बिहार के बारे में कल के क्लास में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।